दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th के लिए जो 2023 में परीक्षा देने जाइएगा आप लोग। तो ये प्रश्न आप देख कर जाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% यकीनन के साथ कि जो प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर इससे अलग प्रश्न पूछ दिया तो उस दिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस वीडियो को सहित और मैं यूट्यूब से लेकर ऑफलाइन क्लास बंद कर दूंगा। 100% आपको यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप यकीन के साथ इसको पढ़ के जाइए। इसके अलावा आप नहीं भी पढ़ते हैं कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। हम गारंटी लेंगे कि आप कम से कम यहाँ पढ़ करके 80% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। पूरा एक्सपीरियंस और विश्वास के साथ आपको कह रहे हैं, तो इसमें कहीं से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे अंतर नहीं पूछा जाता है तो केवल पूछ देगा बंजर भूमि क्या है या योग्य व्यर्थ कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है। तो दोनों जवाब हो सकता है। आपका जवाब केवल एक ही होगा जो यहाँ पे बताया गया है। उत्तर होगा मरुस्थली अर्थात रेताली पथरीली भूमि जिसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। सिंपल जिस पर खेती नहीं होता है, बहुत ही बंजर होता है, उसे हम लोग बंजर कहते हैं। जिसमें रेतीला पथरी मतलब होता है वो। जो भूमि जल तथा वायु अपरदन से व्यर्थ हो जाता है उसे भी बंजर भूमि ही कहते हैं, यानी कट के भाग जाता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होता है याद समझेगा। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि होता है जो पिछले 5 वर्षों तक अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित हो, यानी 5 वर्षों तक उस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं हुआ हो, तो वो पड़ती भूमि आपका कहलाता है। अगला है सस्य गहनता शब्द की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न भी बहुत अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे भी आप पढ़ लीजिए 2 नंबर के लिए, या कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो सस्य गहनता से अभिप्राय यह है कि एक खेत एवं कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या से है। क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सकल फसलगत क्षेत्र सस्य गहनता की माप को प्रकट करता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आंसर आराम से यहाँ पे समझाया गया है, बहुत ही अच्छी लाइन से समझाया गया है। असमान वितरण के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सिंचाई सस्य गहनता का प्रमुख निर्धारक तत्व है। मृदा की उर्वरता मतलब मृदा की मिट्टी की ताकत होता है। मृदा की शुद्धता यानी मृदा कितना शुद्ध है। जनसंख्या का दबाव, आधुनिक अधिक उपज देने वाली फसल सस्य गहनता को बढ़ाने में सहायता करता है। तीसरा सवाल समझते हैं, भारत जैसे देश में गहन कृषि अपनाने की आवश्यकता क्यों है। देखिए भारत एक अच्छे जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं, अति जनसंख्या वाला देश और विकासशील देश है, और ऐसे देश में गहन कृषि होना अनिवार्य है। और गहन कृषि क्या होता है समझिए। प्रौद्योगिकी की कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाती है। इसमें समिति देखिए 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 3 बीघा खेत होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है 3 बीघा खेत होता है। कुल उत्पादन बढ़ाने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। भारत भूमि की कमी तथा श्रम अधिकता है, इसलिए फसलों की सघनता की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या मतलब कि गहन जो खेती होता है कृषि, इसमें मजदूर की आवश्यकता होती है। अगर ये कृषि बिहार में या फिर भारत में किया जाए तो मजदूरों जो होगा वो बेरोजगार, उसको काम मिल जाएगा, जिससे बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लाइन है। चौथा सवाल है आपसे पूछा गया है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। बहुत अरे हम बोल रहे हैं यार, आप लोग अगर आर्ट्स है आपका विषय, अगर आप ज्योग्राफी या कोई भी विषय है, खासकर आर्ट्स में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो प्रश्न हमारे द्वारा बताया जाएगा वो आपके एग्जाम में 100 में 100% पूछा जाएगा। पिछले कई सालों का ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए हम आपको इतना चैलेंज दे रहे हैं। पूछना ही है, 100% पूछेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अंतर आप समझ सकते हैं। कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर 2 भागों में शुष्क भूमि कृषि होता है, दूसरा होता है आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेश और सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां पे शुष्क भूमि मतलब खेती कम होता है। इन क्षेत्र में शुष्कता को सहन में सक्षम फसल जैसे रौगी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें आदि उगाई जाती है। इन क्षेत्रों को आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में मतलब आर्द्र कृषि क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधे की जरूरत से अधिक होती है। प्रदेश में बाढ़ तथा मृदा अपरदन की सामना करते हैं।
इन क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना, ताजे पानी जल कृषि भी इत्यादि। गन्ना का मतलब होता है उखी। 5 है निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेट शॉन एरिया क्रॉस कॉर्पेड एरिया में अंतर स्पष्ट करना है। देश में कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो फसलें उगाने के लिए उपयोग किया जाता है वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, जो फसल को उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। और सकल बोया गया क्षेत्र आता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ा गया वह क्षेत्र जिसमें कृषि वर्ष में अवधि 1 वर्ष में 1 से अधिक बार उगाई जाती है, सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि मूंग भी हो गया, जनेर भी हो गया, मतलब कि खेत में 2 बार फसल हो गया साल में, तो वो आपका सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 6 नंबर प्रश्न है, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, भूमि निम्नीकरण या भू निम्नीकरण का तात्पर्य है अपर्दन से होता है, यानी कटना। पौधे की पोषक तत्वों की कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों की घटना, नमी की कमी और विभिन्न हानिकारक तत्वों के संकेंद्रण के कारण होता है। इसके कारण भूमि की उत्पादकता अस्थायी या अस्थायी तौर पर कम आ जाती है और इसी को भू निम्नीकरण कहते हैं हम लोग। ठीक है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति की उपलब्धियों की व्याख्या, भारत में सघन जनसंख्या, उसके तीव्र और समय समय पर खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए 1967 के बाद अन्न उत्पादन में तल्लखनीय यानी उल्लेखनीय वृद्धि करने का जो उद्देश्य लाया गया था वही को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। अच्छी क्वालिटी के बीज लाया गया था। भारत में पेट्रोलियम के किन्हीं 3 व्यापारिक उत्पादनों के क्षेत्र का वर्णन करिए। यह 5 नंबर में भी पूछा जाता है। भारत में पेट्रोलियम का व्यापारिक उत्पादन निम्न क्षेत्र में किया जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। इस प्रदेश में तेल क्षेत्र का डीगा, बोई नहर, कटिया, मोराना, रुद्र सागर इत्यादि, ये आपको याद रखना है। दूसरा है गुजरात प्रदेश में होता है अकलेश्वर, कालोल, नवगांव, कोसबा। इसमें से आपको एक आध नाम याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है। हम आपको बेहतर तरह से बता रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज। इस वीडियो को पूरा देखने के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप लोग से। यह क्षेत्र मुंबई से 150 किलोमीटर अरब सागर में अपतट क्षेत्र में है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ से देश के उत्पादन की 2/3 तेल निकाला जाता है। सबसे बड़ा तेल मुंबई हाई में है। ठीक है, मुंबई हाई में, वो भी लगभग मुंबई क्षेत्र से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर की ओर। बाह्यस्रोतीकरण क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए लाइसेंस व्यवस्था को उदार बनाने का, विदेशी सहयोग को बढ़ाने का, तकनीक विकास और उद्यमशीलता के विकास पर जोर दिया था। ये भारत सरकार ने किया था वर्ष 1991 में। वह स्रोतीकरण का मतलब होता है अंतर्गत देश विदेश सहयोग से उद्योग स्थापित किया जा रहा है। वह स्रोतीकरण के 4 लाभ है। पहला है वह से देश अपनी पूंजी लगाते हैं, ये मशीन उपकरण उपलब्ध कराते हैं, ये कुशल एवं तकनीक श्रमिकों का उपलब्ध कराते हैं, तैयार माल को अपने देश में बेचने हेतु बाजार की व्यवस्था भी करते हैं और इस तरह से कई लाभ ये देते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग से आप क्या समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, यथा डबल रोटी, खाद्य तेल, चाय, कागज इत्यादि। ये सब चीज हो गया उपभोक्ता वस्तु का नियम। ठीक है, आगे की ओर सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है अति महत्वपूर्ण है 2 नंबर के लिए। किस स्थान को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सूती वस्त्र का जो है ये पूरे देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, और वहां एक जगह कोयम्बटूर। सर्वाधिक 200 सूती वस्त्र मिले हैं जो राज्य भर में सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार करती है, इसलिए कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह के और प्रश्न आपसे यहाँ पर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सभी के सभी प्रश्न को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के रूप में यहाँ पे आप देखते हैं डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है, अपने मोबाइल में ओपन करिए आप और यहाँ पे आप सर्च कीजिए माधव NCERT क्लासेस।
इस बात को आपको सर्च कर लेना है। सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज कहीं न कहीं नीचे में दिखाई देगा या ऊपर में ही आ जाएगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के साथ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप मॉडल पेपर के अंदर भी जा करके देख सकते हैं या यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आपको पेज को रिफ्रेश मार लेना है ऐसे करके ऊपर से, ठीक है, जिससे आपके सामने नया नया चीज आ जाएगा। अब इसमें आ चुका है, आपको नीचे आ जाना है। सभी प्रश्न यहाँ पर आपको मिल गया है। अब नीचे जाएंगे और आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। जो भी आर्ट्स वाले छात्र हैं प्लीज उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई नहीं जानते हैं, और आपसे किसी को अगर फायदा हो तो आपको वो काम जरूर आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। साथ ही हमारी हौसला को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।